2011 वर्ल्ड कप, कप दैट वी हैड टू विन फॉर सचिन तेंदुलकर. जैसे 2024 था द कप वी हैड टू विन फॉर विराट एंड रोहित. नहीं, फॉर राहुल द्रविड़. फॉर राहुल द्रविड़. वेस्ट इंडीज के साथ वो बड़ा फेमस मैच था. युवराज ने 100 की थी और उल्टियां करी थी, खून की उल्टियां ग्राउंड पे. खून की उल्टियां. जस्ट इमेजिन. तो तेंदुलकर आउट हो गए थे स्टार्टिंग में. जनरली जो नहीं होता इंडिया के साथ कि फर्स्ट बैट करते हुए तेंदुलकर ने हर बार अच्छा किया था तब तक. तो इंडिया 218 फॉर 3 से फिर 268 ऑल आउट. हमारे पहले मैच में 33 पे 7, फिर 29 पे 9 और इसमें 50 पे 7. हर बार मतलब हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर तो दिख ही नहीं रहा था. और इंडिया को लेना था बदला 2007 का. 2007 में रौंदे गए थे पहले मैच में ही बांग्लादेश से. तो इसमें बांग्लादेश की स्पिरिट तो हाई थी. फिर हमारे एक बैट्समैन जिन्होंने सोचा हुआ कि बांग्लादेश का तो मैं टीम ही नहीं मानता, वीरेंद्र सहवाग, वो हो गए पागल. पहले तो उन्होंने सचिन को करवाया रन आउट 28 रन पे और खुद मारे 175-140 बॉल में. और दूसरे एंड से हमारे विराट कोहली साहब के साथ डबल 100 की पार्टनरशिप. उन्होंने हमारे 100 नॉट आउट 83 बॉल्स आई गेस. जीजी ने बहुत बार ये बात बोली है कि लोग जहीर खान का कंट्रीब्यूशन तो याद ही नहीं है लोगों को. अरे जितना हम 2024 में बात करते हैं बुमराह की, उसी तरह का लेजेंडरी परफॉर्मेंस उस वर्ल्ड कप में जहीर खान का था. उन्होंने बार बार इंडिया को बचाया. क्योंकि अगर देखा जाए बॉलिंग लाइन अब देखा जाए तो कुछ और किसी ने कुछ करा ही नहीं. एक कहानी है 2011 वर्ल्ड कप की जो सर ने समझाई है कि लास्ट वाले ओवर्स में क्या करते थे हम. एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट. और इस पॉडकास्ट में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी वर्ल्ड कप सीरीज़, जिसके ऑलरेडी 2 एपिसोड्स आ चुके हैं. अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखो. पहला एपिसोड था 1983 वर्ल्ड कप, कैसे जीते हम. दूसरा था ऑब्वियसली 2007 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, कैसे जीते थे हम अपना पहला. और तीसरा लाइन वाइज चल रहे हैं 2011 वर्ल्ड कप. मेरे को लग रहा है काफ़ी लोग होंगे जिनको अब शायद याद भी नहीं होगा 2011 वर्ल्ड कप में काफी क्या तो पैदा हुआ भी था. नहीं हुए होंगे. काफ़ी तो पैदा भी नहीं हुए और थे. काफी हुए होंगे तो बहुत छोटे होंगे. एग्जैक्टली. खैर मेरे को नहीं लगता कि आपने जो ये बात बोली कि पैदा नहीं हुए होंगे. 14-15 साल वाले बच्चे हैं नहीं हमारी ऑडियंस. हाँ, ये नहीं इतनी तो टेक्निकल बातें कर मेरी रहा हूं. 2007 बॉर्न वालों से तो इंटरेक्शन होती है. 2007 बॉर्न वालों के साथ ठीक है. तो वो तो है. अभी किशान करके है बच्चा, उससे इंटरेक्शन हुआ. ओके. तो 16 इयर्स ओल्ड 2007. क्रिकेट के रिगार्डिंग. हाँ, उसी टेलीग्राम ग्रुप पे ही. ठीक है. अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो. वहाँ पे जाके डिस्कशंस होती हैं अच्छी खासी. पिटते बचाओ टेलीग्राम ग्रुप के चक्कर में. क्यों? लोग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, लास्ट के 1-1.5 बजे तक चल रही होती है बात. 2-2.5 बज जाते हैं कि बार. और एकदम से बीवी उठती थी अभी तक फोन पे. और मैं उसको लगता है पता नहीं कोई और कहानी चल रही है. उसने दिखाता नहीं ये टेलीग्राम ग्रुप ही है, कुछ और नहीं है. पता चला टेलीग्राम ग्रुप के चक्कर में पिट रहा हूँ. तो प्लीज़ मेक श्योर करो, ग्रुप ज्वाइन करो. और इंटरेस्टिंग बातें होती हैं बहुत ज़्यादा. मेरे को तो बहुत मज़ा आता है. मैं तो सिर्फ देख रहा होता हूँ क्या हो रहा होता है. मैं बताता नहीं हूँ मैं बीच में हूँ उस ग्रुप में क्योंकि मेरे को तो बहुत गालियाँ पड़ेंगी. होस्ट चेंज करो, होस्ट चेंज नहीं हो रहा भाई. चेंज नहीं मिल रहा कोई बढ़िया. दिला दो कोई बढ़िया होस्ट. तुम में से कोई है तो आओ हमारी टीम ज्वाइन करो और मेरी जगह लो. मैं भी खुशी खुशी अपनी ये सीट दे दूँगा. दूसरी बात यार, ये चैनल सब्सक्राइब करो. हमारे बहुत सारे जो व्यूज़ हैं वो आते हैं नॉन सब्सक्राइब लोगों से. ये देखो, ये स्क्रीनशॉट डाल दिया. ये स्क्रीनशॉट में क्लियरली दिख रहा है कि नॉन सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ ज़्यादा हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर करो यार, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो. ये किसी लायक पहुंचेगा ये चैनल. बोलते सब हैं कि भाई मिलियन बनाएंगे हम, इसको 100K बनाएंगे. बनाना आप लोगों ने ही है तो प्लीज़ मेक श्योर. इतना एफर्ट तो मार सकते हो ना यार. वो एडिटिंग में डलवा देना है. पता चला ये तो लोग इस पे भी ट्रोल कर दें. नहीं कोई चक्कर नहीं. करो यार. व्यूज सब्सक्राइब करके ट्रोल कर दो. कोई चक्कर नहीं. तो मुद्दे की बात करते हैं हम. 2011 वर्ल्ड कप, कप दैट वी हैड टू विन फॉर सचिन तेंदुलकर. जैसे 2024 था द कप वी हैड टू विन फॉर विराट एंड रोहित. नहीं, फॉर राहुल द्रविड़. फॉर राहुल द्रविड़. किसी को पता थोड़ी था उनके लास्ट वर्ल्ड कप है. तब तो किसी ने बात ही नहीं की थी कि दोनों इसके बाद आएंगे ही नहीं. तब तो राहुल द्रविड़ के लिए जीता. राहुल द्रविड़ के पास तो कुछ भी नहीं था. विराट इतनी देर हो गई उनको. वैसे देखा जाए तो सचिन के पास कौन सा था 2011 से पहले? कुछ भी नहीं था. उन्होंने भी तो इकलौता ही जीता है. 7 के तो पार्टी नहीं थे. 83 तक तो क्रिकेट खेलना शुरू नहीं हुए थे. तो उनका भी वही था कि हम एक ही वर्ल्ड कप लेके गए हैं बेचारे, इतने बड़े लेजेंड भी. और इवन जर्नी टू द वर्ल्ड कप भी अच्छी नहीं थी.
क्योंकि 2010-11 वाला ईयर ऐसा था. 11 में तो जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका सीरीज उसमें तेंदुलकर इंजर्ड हो गए थे. फिर मतलब युवराज वाज गोइंग थ्रू सो मच, कैंसर में वर्ल्ड कप खेले. उससे पहले इंजरीज इतनी रही उनकी वर्ल्ड कप. 2010 वाज नॉट अ गुड ईयर फॉर युवराज सिंह. काफ़ी सारी गंदी इंजरी से निकल के आए थे वो. तो ही वॉज नॉट इवन सर्टन कि वो पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे. और उसके बाद कैंसर तो उनको पता भी नहीं था. करे सर, ये वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश. पहली बात तो ये रीज़न क्यों कि इंडिया में क्या आपको लगता है उस वक्त थी नहीं कंडीशंस कि पूरा वर्ल्ड कप कराया जा सकता था? वर्ल्ड कप तो ये पूरा एशिया को मिला था. ओके. पाकिस्तान को भी मिला था जब ये पहले मिला था. तो इट वाज सपोज्ड टू बी इन पाकिस्तान आल्सो. बट 2009 में जो श्रीलंकन टीम पे अटैक हुए जो उसके कारण पाकिस्तान वाज नॉट कंसिडर्ड. जो पाकिस्तान बोलती है कि इंडिया ने कराया. हाँ, पाकिस्तान तो फिर बहुत कुछ बोलती है. और मैं तुम्हें लगता है कि उस टाइम की गवर्नमेंट जो 2008 का कुछ नहीं कर पाई वो अटैक करवाएगी वहां जाके 2009 में? या कुछ तो पाकिस्तान को भी शर्म करनी चाहिए बोलते हुए. ठीक है. तो मतलब तो पाकिस्तान का नाम कट गया, इसीलिए कटा था. अदरवाइज तो पूरे एशिया में वर्ल्ड कप करवाने का प्लान था वो. तो एशिया को मिला था इसलिए वो वर्ल्ड कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल को. तो फिर ऑब्वियसली 2-3 टीम्स बची थी, जिनका 3 कंट्रीज मतलब. तो इंडिया का तो स्टार्टिंग मैच पहले बांग्लादेश में ही था. और इंडिया को लेना था बदला 2007 का. 2007 में रौंदे गए थे पहले मैच में ही बांग्लादेश से. तो इसमें बांग्लादेश की स्पिरिट तो हाई थी. फिर हमारे एक बैट्समैन जिन्होंने सोचा हुआ कि बांग्लादेश को तो मैं टीम ही नहीं मानता, वीरेंद्र सहवाग, वो हो गए पागल. पहले तो उन्होंने सचिन को करवाया रन आउट 28 रन पे और खुद मारे 175-140 बॉल में. और दूसरे एंड से हमारे विराट कोहली साहब के साथ डबल 100 की पार्टनरशिप. उन्होंने मारे 100 नॉट आउट 83 की बॉल, 83 बॉल्स आई गेस. आई थिंक 370 मार दिया था इंडिया ने उस इनिंग्स में. 3-4 विकेट्स ही उड़ी थी. और 370 तो फिर यार उस एरा में अलग ही टोटल था. और इतने में बुरे हाल नहीं थे इंडियन बॉलिंग के. जबकि बांग्लादेश ने पहले 25-30 ओवर अच्छी खासी फाइट मारी थी फिर भी. बट ब्रिज टू फार. आई थिंक दे लॉस्ट बाय अ गुड 80-90 रन्स. और वो एक ऐसा मैच था पूरे वर्ल्ड कप में जो इंडिया, अगर मैं 2023 वर्ल्ड कप से कंपेयर करूँ तो लगी कि हाँ उस लेवल की टीम है. बाकी सब मैचेस जो हुए उसके बाद 8 मैचेस जिसमें 4 में इंडिया ने डिफेंड किया, 4 में इंडिया ने चेस किया, वहाँ एक ही पैटर्न दिखा. जब डिफेंड किया तो डेथ में रन खाए और पहले बैटिंग करते हुए टेल ने कुछ नहीं किया, मतलब रिवर्स स्विंगिंग बॉल से अगेंस्ट पिटे. और जब चेस किया तो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर डिसमेंटल हुआ. मतलब हमेशा सेम पैटर्न. तो काफ़ी अजीब सा वर्ल्ड कप था वो. मतलब अगर मैं देखूं तो फ्लॉलेस क्रिकेट के तो आसपास भी हम नहीं खेले थे. और बॉलर्स तो हमारे लिटरली म्यूजिकल चेयर्स में थे. तो जो एक MS धोनी की लेगेसी रही है कि वो जनरली एक स्टेबल टीम के साथ जाते हैं, वो इस वर्ल्ड कप में नहीं हो पाया था. एंड दैट्स वाई ऑल्सो दिस वर्ल्ड कप इज स्पेशल बिकॉज वो एक MS धोनी की आई वुड से बहुत ब्रिलियंट लीडरशिप क्वालिटी है कि उन्होंने इतना वेरिड ग्रुप ऑफ टीम को, जहाँ पे सीनियर्स थे, सब था, खिचड़ी पकी हुई थी, कोलैप्सेस हो रहे थे, उसके बाद भी टीम को बिखरने नहीं दिया. फाइनल में उनकी इनिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. जितना उनको क्रिटिसाइज किया जाता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, वैसा है नहीं है. मतलब उस पर भी आएंगे व्हाई दैट इनिंग्स वाज स्पेशल एंड वाज इंपॉर्टेंट आल्सो. वो तो जीजी एरा में तो और कहानी अलग बदलने वाली है. और जो इतने मीम्स बनते हैं ना वो लास्ट वाले जो धोनी की जो थे कि सिर्फ एक छक्का नहीं वर्ल्ड कप जिताया, उस पर इतनी तरह तरह के मीम्स बनते हैं ना, मजा आ जाता है. भाई छक्का नहीं था, वो बहुत बड़ी चीज़ थी. करेंगे उस पर डिस्कस. तो बांग्लादेश से जीतने के बाद तो हमारे हौसले बहुत हाई थे. पर अगले मैच में हमने थोड़ा उछाल दिया. अगले मैच में इंग्लैंड के साथ मैच और ओपनर्स फिर बढ़िया चले. और जो सचिन तेंदुलकर है वो तो अलग ही 20 फॉर्म में थे. 115 बॉल 120. उस मैच में इंडिया 305 पे 3 पे थी एक टाइम पे. और डेथ ओवर्स में इंडिया 33 रन पे 7 विकेट खो गई थी. और जो टिम ब्रेसनन थे उनकी रिवर्स स्विंगिंग बॉल्स के अगेंस्ट इंडिया को जवाब ही नहीं था. इट टुक 5 विकेट्स. तो 33 पे 7 का कोलैप्स हुआ था इंडिया का. और वो मैच था भी चिन्नास्वामी में, बेंगलोर में, जहाँ पे बेंगलुरु में जहाँ रन्स बचते हैं, पड़ते हैं अच्छे खासे, एंड में तो बहुत पड़ते हैं. तो स्लॉग ओवर्स में ऐसे डिसमेंटल होना वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट. और वो युवराज नहीं चले, धोनी तो पूरे वर्ल्ड कप ही नहीं चले थे एंड को छोड़ के. तो सचिन के आउट होते जैसे कहते हैं ना इंडिया बिखर जाती है, वही कहानी हुई थी उसमें भी. तो तेंदुलकर गए, टीम गई. सचिन ने सेंचुरी करी थी उसमें 120. तो उसके बाद जब चेस करने आए तो इंग्लैंड ने तो बड़े प्यार से
चेस करना शुरू कर दिया। 281 for 2 थे आई थिंक वो, 42.3.4 ओवर्स में 45-46 बॉल्स में 60 रन चाहिए थे सारे, और पूरी बैटिंग पड़ी थी। जब फिर हमारे जहीर खान आए अपनी नकल बॉल्स के साथ, प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना इंडिया में जब आप चेस करते हो अंडर लाइट्स, डिफेंड करते, जब आप टोटल सेट कर रहे होते हो तो उस एरा में बॉल्स चेंज नहीं होती थी, 35 बॉल के बाद चेंज नहीं होती, तो बॉल रिवर्स स्विंग करती थी, रफ हो जाती थी बॉल, क्योंकि इंडियन विकेट्स ड्राई विकेट्स होती हैं। तो पहली इनिंग्स में लास्ट 10-12 ओवर में रन मारना मुश्किल होता था, और जब आप बॉलिंग करने आते थे तो आपके पास सबसे पहली विंडो होती थी पहले 10 ओवर में, जहां पे आप बैट्समैन को फंसा सकते हो। पर इंडिया के पास उस एरा में स्विंग बॉलर्स नहीं थे। मतलब जहीर वाज डेफिनेटली अ स्विंग बॉलर बट नॉट आउटराइट स्विंग बॉलर, और मुनाफ भी लेंथ लाइन वाले बॉलर थे, नेहरा भी वैसे ही थे, और श्रीशांत समाओ उस वर्ल्ड कप में उतना उनको चांस मिला नहीं था। बांग्लादेश वाले पहले मैच में पिट गए तो उसके बाद वो बिठाई दिए गए थे काफी, तो इसलिए वो पहले 10-15 ओवर्स को हमने समाओ कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं किया अंडर लाइट्स। और फिर जब बाद में आप डिफेंड करते हो अंडर ड्यू, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि वो फरवरी मार्च वाला जो टाइम होता है जनरली, उस टाइम पे ड्यू बिकम्स अ ह्यूज फैक्टर, हमने आईपीएल में भी देखा है। तो वहाँ फिर इंडिया काफ़ी पिटी है, और इस मैच में भी 282 for 2 से इंग्लैंड भी कोलैप्स करके 286 for 6 या 280 इसी तरह की, मतलब 4-5 रन में उन्होंने 4 विकेट्स खो दी थी, पर इंडिया ने उसके बाद भी लास्ट 5 ओवर में 50 रन, जबकि कोई मेन बैट्समैन नहीं बचा था, वो भी खाए थे। रीजन वही था कि ड्यू के अंदर बॉल करना इतना इजी नहीं था। टाई हुआ मैच, इंडिया बच गई, 1 पॉइंट मिला, और उसके बाद 2 मिनोस के साथ तो इंडिया ने बहुत मतलब पैथेटिक परफॉर्मेंस ही दिया था। आयरलैंड के अगेंस्ट हमारा मैच था, और आयरलैंड ने इंग्लैंड वाले मैच के बाद उसी ग्राउंड पे बेंगलुरु में इंग्लैंड को रोंदा था। आयरलैंड वॉन अगेंस्ट इंग्लैंड, जिसमें अगर आपको याद हो तो केविन ओब्रायन ने बहुत प्यारी 50 बॉल में 100 मारी थी। वो तो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स। एग्जैक्टली। फिर अगेन मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, अंडर लाइट्स डिफेंड करना, अगर आप स्टार्टिंग विकेट्स नहीं लेते हैं बहुत मुश्किल है इंडिया में, बिकॉज हमने इस 2023 वर्ल्ड कप में भी देखा। फिर आयरलैंड के अगेंस्ट 120 for 2 से आयरलैंड डिसमेंटल हुई, 205-6 रन मारे, जहाँ हमारे फिर युवराज सिंह केम इनटू पिक्चर, टुक 5 विकेट्स, पर आयरलैंड भी अच्छे स्टेज सेटल में थी। और फिर जब इंडिया बैटिंग करने आई तो अंडर लाइट्स इंडिया का टॉप ऑर्डर डिसमेंटल हो गया। 167 for 5 थे हम, एंड के जो 40-45 रन बड़े टेंस रन थे, युवराज एंड तक खड़े, मैच कंप्लीट करके गए, बड़ा अच्छा 50 किया उन्होंने। तो उस मैच के मैन ऑफ द मैच, विकेट्स भी 50 भी, आई गेस उनका कुछ रिकॉर्ड भी बन गया था कि एक ही मैच में 50 और 5 विकेट लेने वाला, है ना, वर्ल्ड कप में किसी ने नहीं करा था, या पता नहीं गिने चुने लोगों ने करा। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। उससे अगला मैच भी जो हमारे नीदरलैंड के साथ भी था, वो भी बड़ा इजी मैच नहीं था। नीदरलैंड भी फिर से 99 for 2, फिर 90 रन पे 8 विकेटें उड़ी, फिर कोलैप्स किए वो, और फिर इंडिया आई पागलों की तरह खेलने। मतलब सचिन और सहवाग पागल हो गए, 7 ओवर में उन्होंने ऑलमोस्ट 70 कर दिया था, और उसके बाद फिर अगले 70 रन में 5 विकेट करी। मतलब 100 पे 4 हो गए थे, मतलब 30 रन में 4 विकेट्स, और फिर 140 पे 5, फिर लास्ट के 50 रन बड़े टेंस रन। और आई थिंक वो 50 की पार्टनरशिप युवराज और धोनी ने की थी। धोनी ने एंड संभाला और युवराज ने 50 किया। फिर से मतलब सोचो कि 2 मिनोस के अगेंस्ट भी आपकी ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल एफर्टलेस विनिंग्स थी, जो 2023 में तो हमने देखा, हमने सबको ही रौंदा है, वो नहीं था। तो मतलब जो हम डिफेंड कर रहे थे, तो हम एक तो स्लॉग ओवर्स में आउट हो रहे थे बिकॉज रिवर्स स्विंग के अगेंस्ट, और स्लॉग ओवर्स में हमसे बॉलिंग नहीं हो रही थी उस टाइम पे बिकॉज अंडर ड्यू हम नहीं कर पा रहे थे। तो वहां तक तो इंडिया किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। और उससे अगले मैच में तो और बुरा हुआ था, साउथ अफ्रीका, लेजेंड मैच, आज तक मैं उस मैच को भी भूला ही नहीं हूँ। मतलब बड़ी फेमस स्टोरी उस मैच की कि सहवाग गाना गा रहे हैं और चौके पे चौके मार रहे हैं, तो सचिन कह रहे हैं तो गाना क्यों गुनगुना रहा है, और वो चिढ़ गए सचिन एकदम आके, उन्होंने बोला क्यों पाजी रोको मत, मैं रोकूंगा ना तो मैं आउट हो जाऊंगा। और वो चला जाता हूँ किसी की धुन पे, और ठा 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 चौके मार रहे हैं स्टेन को, सबको। वो वाला मैच था। उस मैच में इंडिया आई थिंक 39 ओवर्स के बाद 267 for 1 पे थी। 39 ओवर्स के बाद कितना मारा होगा इंडिया ने? 267 for 1 आफ्टर 39 ओवर्स। फाइनल टोटल क्या रहा होगा? मतलब देखो लॉजिकली तो कम से कम 320-340, लॉजिकली कम से कम 370 हाँ, होने चाहिए, होगी लास्ट 11 ओवर में। आप 100 तो एक्सपेक्ट करते हो जब 9 विकेटें हाथ में हो। तो कितने मारे हैं? 296 वाला आउट। ओ तेरे 29 रन में 9 विकेट। डेल स्टेन की रिवर्स स्विंग के आगे कोई जवाब ही नहीं। 50 पे 5 निकाल गए थे डेल स्टेन। रिवर्स स्विंग खेली नहीं गई थी इंडिया से।
29 रन पे 9 विकेट्स, ऐसा कोलैप्स। मतलब मतलब बढ़िया स्टेज के बाद कि तुम कॉन्फिडेंट सिर्फ फिर वही हुआ, सचिन आउट हुए और सचिन ने फिर से 100 मारी थी, 111 112 रन मारे थे 100 बॉल। अच्छी इनिंग थी। सहवाग ने भी बहुत तेज खेला था, गंभीर की बहुत अच्छी इनिंग्स थी, पर जैसे ही वो खत्म हुई कहानी, 29 पे 9 तो यार इंडियन कंडीशंस में बिल्कुल इतना भी कोई वो नहीं है। अब रन बॉल ही मार लेते, 60 रन ही मार लेते, 2-3 विकेट गिरा के। तो आप सोचो कि वो कई बड़ी तगड़ी इनविंसिबल टीम नहीं थी, मिडिल ऑर्डर अभी तक फॉर्म में नहीं था, जिन चेस करते हुए टॉप ऑर्डर डिसमेंटल हो ही जा रहा था। एक्चुअल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही स्ट्रक्चर चला पूरे वर्ल्ड कप में कि या तो युवराज थे या टॉप 3 था। चेस करते हुए युवराज ने बचाया हर बार, हर बार। मतलब नीदरलैंड्स और आयरलैंड और इवन आगे आगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, और डिफेंड करते हुए सचिन या किसी ओपनर ने अच्छा पेला है, जिसके कारण ऑलरेडी थोड़ा अच्छा स्कोर। कहीं ना कहीं ओपनर्स के लिए वर्ल्ड कप बहुत अच्छा था अगर आप फर्स्ट बैट कर रहे थे, फर्स्ट बैट, क्योंकि सेकंड बैट में जब बॉल लहराती थी अंडर लाइट्स तो वहां ओपनर्स तंग हुए हैं। और सहवाग की तो वो पता ही है खत्म कि हो खुल जाते हैं, खुल वो जाते बॉल हैं। थोड़ी सी हिल जाती है तो वो हिल जाते और वो हिले ही हैं उस वर्ल्ड कप में ड्यूरिंग, मतलब चेस तो हर मैच में ही हिले हैं सहवाग, फाइनल में भी दिख गया था। फाइनल में भी दिख गया था। तो तब तक इंडिया थोड़ी डामाडोल थी, बट ग्रुप ऐसा था कि इंडिया क्वालिफाई तो कर ही जाती। फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच आया। अच्छा, ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, साउथ अफ्रीका वाला। तो इंडिया ने 296 स्कोर किया, 297 का टारगेट। साउथ अफ्रीका ईजिली चल रही है, 223 for 3 था आफ्टर 40 ओवर्स। डिविलियर्स डिड डिविलियर्स थिंग्स, बहुत फास्ट खेल रहे हैं और एकदम से कुछ उल्टा सीधा शॉट खेल के आउट हुए, और उसके बाद कहानी बिगड़नी शुरू और साउथ अफ्रीका अपने चोकिंग मोड में आ गई। तो अगले 23-24 रन में उन्होंने 3-4 विकेट्स और खो दी। तो 5 ओवर लास्ट के 50 रन, और उसके बाद फिर कहानी शुरू हुई थी जब नेहरा जी को रन पड़े थे और उनका फिर नाम लेजेंडरी लिस्ट में आ गया था। जो बेसिकली नेहरा जी हो गए थे वो। हाँ, जो बेसिकली डिंडा क्रिकेट अकेडमी के भी पहले की कहानी, जो उनके पूर्वज वाली स्टोरी आई है, वो उसी मैच से आई है। कि नेहरा जी ने लास्ट में भी 13-14 रन डिफेंड करने तो रन खाए थे और इंडिया हार गया था वो मैच। तो साउथ अफ्रीका से हम हारे, जो हम ऑलरेडी उस टाइम तक हर वर्ल्ड कप में करते आ रहे थे। और इंग्लैंड से हमारा टाई हुआ 2 मिनोज के अगेंस्ट, आयरलैंड और नीदरलैंड के हम रो के जीते। तो किसी भी एंगल से ये टीम ऐसी तो नहीं लग रही थी कि वर्ल्ड कप जीत सकती है। और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी फिर हमारा कोलैप्स हुआ, हम पहले बैटिंग करने गए। इसमें ग्रुप स्टेजेस में एक वो भी तो हुआ था ना, कनाडा और पाकिस्तान का मैच भी तो हुआ था। ब्रिलियंट, वो भी तो इंटरेस्टिंग मैच था काफी। बड़े ऐसे जैसे आयरलैंड और इंग्लैंड वाला मैच था, वो आज तक याद है कि केविन ओब्रायन ने क्या वो इनिंग खेली थी। मतलब वो ऐसे कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाली इनिंग्स है कि आप अगर ओडीआई क्रिकेट की टॉप इनिंग्स में रखोगे तो केविन ओब्रायन की वो इनिंग आएगी। बिल्कुल सही। तो वो एक ऐसा सा मैच हुआ था। फिर एक कनाडा और पाकिस्तान का मैच हुआ था। कनाडा पाकिस्तान आई थिंक 180 मारे थे, पाकिस्तान ने 180 185 के आसपास, और 100 पे 2 या 3 पे थी कनाडा। और वहाँ फिर वो 34-35 रन में अपने अफरीदी भाई आ गए थे, 5 विकेट ले गए थे, और अफरीदी कैप्टन थे। और सोचो अगर वो हार जाता कनाडा से पाकिस्तान, तो फिर पाईजान की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। जैसे पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था पीछे। इस बार किससे हारा है जिम्बाब्वे? यूएसए से वो कनाडा। और उस टाइम की पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी टीम थी यार। हाँ, काफ़ी रौंदा था उन्होंने सबको। तो अच्छा मैच था, बढ़िया था। वेस्ट इंडीज़ के साथ वो बड़ा फेमस मैच था विराट, जिसमें युवराज ने 100 की थी और उल्टियाँ करी थी, खून की उल्टियाँ ग्राउंड पे, खून की उल्टियाँ, जस्ट इमेजिन। तो तेंदुलकर आउट हो गए थे स्टार्टिंग में, जनरली जो नहीं होता इंडिया के साथ कि फर्स्ट बैट करते हुए तेंदुलकर ने हर बार अच्छा किया था तब तक। तो इंडिया 218 for 3 से फिर 268 ऑल आउट, फिर लास्ट 50 रन में 7 विकेट। ये पैटर्न रहा है क्या पूरे वर्ल्ड कप में? मतलब अगर आप देखो तो मैंने ऑलमोस्ट हम 6वें मैच तक आ गए हैं। 4 मैच हमने फर्स्ट बैट किया है, सिर्फ बांग्लादेश वाले मैच को छोड़ दो। उसके बाद तीनों मैच, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, तीनों के अगेंस्ट हमारे पहले मैच में 33 पे 7, फिर 29 पे 9 और इसमें 50 पे 7। हर बार मतलब हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर तो दिख ही नहीं रहा था। टेलएंडर्स तो मतलब लिटरली वो ऐसे हैं कि बैट ऐसे रख देते हैं आगे, बज गए तो बज गए। अब आप सोचो फाइनल में जब धोनी भाई अंदर गए होंगे तो क्या ऐसी टेल के साथ क्या दिमाग चल रहा होगा, क्या होगा भाई। तो ये कहानियां रही हैं इंडिया की। तो वेस्ट इंडीज की भी ऐसी थी। वेस्ट इंडीज आफ्टर 30 ओवर्स में क्रूजिंग, दे वर 150 for 2 और 3 थे। आई थिंक 150 for 2 चल रहे थे वो आफ्टर 30 ओवर्स, और फिर वो 30 रन के अंदर अपनी 8 विकेट खो गए थे। तो वहाँ जहीद खान की नकल बॉल्स ने
मैजिक किया था. But Zahir Khan was one guy who was giving constant breakthroughs in middle overs to India. नकल बॉल के थ्रू उन्होंने पहली बार निकाला था कि आप ऐसे बॉल की जगह ऐसे बॉल पकड़ रहे हैं, तो उससे क्या होता था, पूरा एक्शन तो होता था पर बॉल स्लो आती थी. तो माइक हसी, बहुत सारे बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स, इवन पॉल कॉलिंगवुड, सब फंसे थे उनके उस बॉल पे. तो वो एक बड़ा तगड़ा वेरिएशन था जो वर्ल्ड क्रिकेट ने तब तक देखा नहीं हुआ था. और जीजी ने बहुत बार ये बात बोली है कि लोग जहीर खान का कंट्रीब्यूशन तो याद ही नहीं है लोगों अरे को जितना इस वर्ल्ड कप में. जितना हम 2024 में बात करते हैं बुमराह की, उसी तरह का लेजेंडरी परफॉर्मेंस उस वर्ल्ड कप में जहीर खान का था. उन्होंने बार बार इंडिया को बचाया. क्योंकि अगर देखा जाए बॉलिंग लाइन, अब देखा जाए तो कुछ और किसी ने कुछ करा ही नहीं. पीयूष चावला को खिलाना पड़ा था काफी मैचेस और उन्होंने बहुत रन खाए थे. श्रीशांत को चांसेस मिले, फिर उनको बिठा दिया. भज्जी भी तो थे. भज्जी वाज आल्सो हॉट एंड कोल्ड, ज़्यादा नहीं था. साउथ अफ्रीका की उन्होंने 2-3 विकेट ली थी, अदरवाइज उन्होंने खास कुछ नहीं किया. फिर एंड में तो इनफैक्ट क्वार्टर फाइनल में तो हरभजन के साथ उनको ले आए थे आप, अश्विन को. फिर बाद में उनको बिठा दिया. बड़ा मतलब बॉलिंग लाइनअप कंसिस्टेंट नहीं था. एक जहीर थे और युवराज थे, 2 कंसिस्टेंट बॉलर्स. बाकी सब कहानियां रिवॉल्विंग चेयर्स में घूम रही थी. तो अपनी सेट पैटर्न वाली कहानी के अगेंस्ट जाके भी धोनी डिड अ गुड जॉब. और काफ़ी बार धोनी ने बड़े की मोमेंट्स में बड़े अच्छे चेंजेस और बड़ा मतलब कैप्टनसी वाज टॉप नॉच इन दैट वर्ल्ड कप. अच्छा, जो ये लास्ट ओवर्स में बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ नहीं था, ये ऑलमोस्ट हर टीम के साथ ये प्रॉब्लम थी. क्यों? क्योंकि ये प्लेयर्स को एकदम से क्या अब रिवर्स स्विंग खेलने की आदत नहीं थी. पुरानी बॉल जो इंडियन कंडीशन में ड्राई कंडीशंस हैं वहाँ इतनी इजी होती भी नहीं है. ये हम आज जो देखते हैं वो वाला एरा नहीं था ये. तो इतना ज़्यादा मतलब डेडली था क्या ये वर्ल्ड कप, मतलब डेथ ओवर्स में? यार सोचो ना, डेल स्टेन मास्टर ऑफ रिवर्स स्विंग, टिम ब्रेस्टन वाज अ वेरी गुड रिवर्स स्विंग बॉलर, देन जहीर खान न्यू हाउ टू यूज रिवर्स स्विंग ब्रिलियंटली. तो वो एरा था जिसमें रिवर्स स्विंग के अच्छे एक्सपोनेंट्स एग्जिस्ट करते थे. इंग्लैंड के पास भी थे, सबके पास थे उस एरा में. ऑस्ट्रेलियंस वर वेरी गुड एट दैट. पाकिस्तान के पास तो भर भर के थे. तो उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स आई. क्वार्टर फाइनल्स में साउथ अफ्रीका ने तो वही किया, साउथ अफ्रीकन थिंग्स. जीता हुआ मैच हारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उछाला. और पाकिस्तान ने तो रौन दिया था वेस्ट इंडीज़ को, और श्रीलंका ने इंग्लैंड को रौंदा. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाज द मैच टू वॉच. अहमदाबाद, ड्राई विकेट, स्पिनिंग विकेट, सबको पता है. विन द टॉस विन द बैट. इंडिया टॉस हार गया और फिर बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया. ये मैच की तो बहुत बड़ी बात बोली जाती है कि टॉस हारने के बावजूद, और टॉस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट था. तो ये मैच, और मुझे लगता है इस विकेट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अबव पार था. 260 was not an easy total on this wicket. और उसमें पॉन्टिंग ने बहुत प्यारा 100 किया था. मतलब इसमें अश्विन बोल्ड वेरी वेल. मतलब तेंदुलकर की मुझे बॉल याद है यार, एक मतलब उसकी काफ़ी वायरल क्लिप भी चलती रहती है. उन्होंने माइकल क्लार्क को एक बॉल की थी, लेग स्टंप के बाहर स्पिन होती हुई ऑफ स्टंप मिस करते हुए कीपर ने पकड़ी थी. लाइक अ प्रॉपर लेग स्पिन रिपर. मतलब इतनी टर्न थी उस विकेट में, स्लो विकेट होने के कारण. और उस विकेट पे डेफिनेटली इट वॉज नॉट ईजी, बट इंडिया स्टार्टेड ब्रिलियंटली. मतलब अगर तेंदुलकर की वन ऑफ दी बेस्ट इनिंग्स में से मैं इस इनिंग्स को मानता हूँ. मारे उन्होंने 65 बॉल 50 ही थे, और अनफॉर्चुनेटली शॉन्टेड की बॉल पे पीछे एज होके आउट हो गए थे. बट मास्टरफुल इनिंग्स थी. मतलब वो एक इनिंग्स ऐसी है कि उसका एक एक शॉट आर्टिस्ट्री थी प्रॉपर, कि उस विकेट के ऊपर रिस्क यूज करके वैसे उतना प्यारे शॉट्स खेलना उसी बंदे की बस की बात थी. तो एक टाइम तो पीछे लगी थी ऑस्ट्रेलिया काफ़ी. 140 28 ओवर में थे 2 विकेट्स, और गंभीर और कोहली वर प्लेइंग ब्रिलियंटली, बहुत अच्छा चल रहे थे. बट एकदम से फिर कोहली डिड सम अनएक्सपेक्टेड थिंग, जो दिख रहा है कि एक 22 साल के लड़के में भी वो मैच्योरिटी लानी रहती थी. डेविड हसी, जो माइक हसी के ट्विन ब्रदर हैं, पार्ट टाइम बॉलर हैं, उन्होंने 5 ओवर 19-20 रन ही दिए थे. फुल टॉस बॉल की, मतलब लाइक ऑलमोस्ट वेस्ट से थोड़ी सी नीचे, और उसे कोहली जोर से मारने गए, और मिड ऑन पे एक ही फील्डर था, पीछे कुछ नहीं था, और उसके हाथ में कैच. कहीं ना कहीं उसको टाइम करते तो ज़्यादा बेटर रहता. टाइम करते तो बिल्कुल, मतलब जैसे होता है ना कि एकदम हिज आईज लिट अप, या एकदम रसगुल्ले दिख रहे हैं, वो वाली कहानी. और वहाँ फिर मैच बदल गया था. उसके बाद मतलब गंभीर और युवराज सिंह का बहुत ब्रिलियंट कॉमिकल रनआउट हुआ था, जिसमें गंभीर रनआउट हुए थे, जिस आज तक समझ नहीं आया किसकी गलती है, पर दोनों की गलती थी. दोनों ने उछाला था वो रनआउट. मतलब इंडिया जस्ट गेव दैट मैच, मतलब दैट अपॉर्चुनिटी टू कम बैक ऑन प्लेटर टू ऑस्ट्रेलिया. और अब वो नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया के साथ, कि मतलब आपने एक रैंक फुल टॉस पे अब कैच हो गया, उसके बाद आपने रनआउट, इतना मजाकिया रनआउट हुआ था वो. और उसके बाद फिर MS धोनी ने कट मारते हुए
पॉइंट पे कैच दे दिया था बिल्कुल सीधा हाथों में। तो 180 पे 5 पे लग रहा था खत्म है मैच, क्योंकि टेल को तो बैटिंग करनी नहीं आती थी। इस मैच में एक एडिशनल चीज़ हुई थी कि वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में हमने टेस्ट किया था सुरेश रैना को, और सुरेश रैना तब तक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर थे, अच्छी बड़ी इनिंग्स खेली थी उन्होंने, इवन एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा अच्छा फिनिश किया था हरभजन के साथ। तो यहाँ ही वॉज द ट्रम्प कार्ड। तो ऑस्ट्रेलिया वॉज लिटिल अनप्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग, और फिर युवराज सिंह डिड अ युवराज सिंह थिंग, 57 नॉट आउट, ब्रिलियंट इससे पहले सुरेश रैना को नहीं खिलाया था क्या टीम में? साउथ वेस्ट इंडीज वाले मैच में वो खेले थे, पहला मैच था उनका वो। अच्छा, उससे पहले वाले में नहीं थे वो? नहीं, क्योंकि उस मैच में गंभीर नहीं खेले थे। ओके, वेस्ट इंडीज वाले मैच में तो नहीं, सहवाग नहीं खेले थे, सॉरी, सहवाग की जगह ये आए थे। उससे पहले हम यूसुफ पठान को चांस दे रहे थे। ओके, तो यूसुफ पठान बिकॉज साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी 100 करके आए थे, 70 बॉल 100 किया था उन्होंने, बहुत प्यारा। वो वही मैच था 350 चेस कर रहे थे जिसमें 270 कर रहे थे, पर ऑलमोस्ट इंडिया की 7-8 विकेट बहुत जल्दी उड़ गई थी। टेल के साथ ऑलमोस्ट एंड तक खींच गए थे। हाँ, एंड तक ले गए थे, वन साइडेड मैच ही ले गए थे जो वही वाली 100। उसके कारण उनको काफी चांसेस मिले, बट फिर जब नॉकआउट्स में उनको नहीं रखा, रैना लेके आए, क्योंकि रैना वाज मोर रिलायबल। तो वहाँ आई थिंक वो ट्रम्प कार्ड प्ले कर गया कि जो एक्सपेक्टेड था कि इंडिया की टेल तो बैटिंग करती नहीं थी उस टूर्नामेंट में कुछ, तो 180 पे 5 पे तो लगा था वो मैच खत्म है, ऑस्ट्रेलिया आराम से लेगी जो ऑस्ट्रेलिया करती है। और वहाँ फिर युवराज सिंह, आप सोचो चेस करते हुए आयरलैंड के अगेंस्ट, नीदरलैंड के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मैचेस थे, तीनों मैचेस में एंड तक कौन खड़ा? युवराज। तीनों में 50s, नॉट आउट 50s। दैट्स व्हाई ही इज द लेजेंड, दैट्स व्हाई उनका इतना नाम है, तभी वो मैन ऑफ द सीरीज डिजर्व करते थे उस टूर्नामेंट में। और जीती इंडिया, बहुत फेमस विक्ट्री, बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन। तो याद था वो विराट जब एंड में युवराज ने ब्रेडली को चौका मारा था, और वो जो उनका जेस्चर था वो तो आई थिंक लेजेंडरी मोमेंट है, गूज़बम्प्स देने वाली। वो याद है, मतलब वो क्या था वो। और उसके बाद जो 30 मार्च को हमारा मैच था विद पाकिस्तान सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये ऐसा मैच था कि इंडिया ये बोल रही थी कि वर्ल्ड कप जीते ना जीते, ये मैच जरूर जीतना। नहीं, तब तक तो था सबको वर्ल्ड कप भी जीते ये तो जीतना ही है, पर इस मैच को लेके तो हाँ, मतलब या इतनी सिक्योरिटी थी कि इंडियन टीम का खाना नहीं पहुंचा था, इंडियन टीम चिड़ी बैठी थी। तेंदुलकर ने कहा था कि भैया जो भूख है वहाँ निकालो ग्राउंड पे जाके, कि खाना इंपॉर्टेंट है कि जीतना इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द मोमेंट जो क्रंच प्लेयर्स, जो की प्लेयर्स, जो लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात कह जाते हैं। और फिर जब उतरी इंडियन टीम तो सहवाग तो पागल ही हो गए थे, जो कुत्तों की तरह मारा था उन्होंने स्टार्टिंग में आके और इधर उधर चौके ये वो। फिर बाद में थोड़ा फिर वही कहानी हुई जो हमेशा इंडिया फर्स्ट बैट करते हुए करती है, कि टॉप ऑर्डर बढ़िया चल रहा है। आई थिंक 140 पे इंडिया 2 पे थी 25 ओवर में, और उसके बाद विराट कोहली फिर से मिडिल स्टंप की बॉल को ऑन साइड पे खेल रहे थे, आउटर एज पॉइंट पे कैच हुए, जैसा सिमिलर डिसमिसल उनका चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुआ था आमिर के अगेंस्ट। एग्जैक्टली, तो इस बार वहाब रियाज के अगेंस्ट हुआ था, तो लेफ्ट आर्मर ने सेम उनको तंग किया। फिर आए युवराज सिंह, और एक्सपेक्टेड था कि होम ग्राउंड मोहाली, युवराज सिंह लेजेंडरी इनिंग एक्सपेक्टेड, पहली बॉल यॉर्कर बोल्ड। तो इंडिया 140 पे 2 से 140 पे 4 हो गई, और एकदम से लगा ये क्या। और तेंदुलकर वाज प्लेइंग वेरी डाइसी इन दैट, एक बड़ा क्लोज कॉल उनका स्टंप का बचा था, एलबी पे आउट हो गए थे, डीआरएस ने बचाया था, 4 कैच छूटे थे। हाँ, सचिन वाज नॉट हिज ओन सेल्फ इन दैट मैच, बहुत प्रेशर में आ गए थे। हाँ, 85 उन्होंने स्कोर किया, और लग रहा था कि शायद 100 आ गई है, 99 100 पे थे। हाँ, उस टाइम पे वो लग रहा था कि इस मैच में इनको 100 मिलने वाली है। उसके बाद बहुत देर लगी थी इनको भी। हाँ, तो उसके बाद सईद अजमल ने उनको आउट किया था 85 पे, और बड़े कैच छोड़े थे, बड़े कैच। एंड में जब अफरीदी ने कैच पकड़ा था इनका, मुझे याद है उसने कितना गुस्से में बॉल पटका था कि फाइनली चलो पकड़ा गया। और मेजर कैच मेरे ख्याल से अफरीदी की बॉल पे छूटे थे उनके। तो इंडिया ने फिर रो पीट के थोड़ी सुरेश रैना के 30-35 रन, धोनी इस मैच में भी नहीं चले थे, तो इंडिया 140 पे 2 से 260 पे 9 तक पहुंची थी। फिर से वही कहानी जो हमारे साथ रही, कि हमारी लोअर मिडिल ऑर्डर और टेल चलती ही नहीं थी पहले बैटिंग करते हुए। इसमें सुरेश रैना खेले थे, 35 रन बॉल मारे थे उन्होंने, एंड में थोड़ा खींचा था गेम। तो अब सोचो इस टाइम तक अगर हम देखें 8 मैचेस में हमने आई थिंक 3 बार चेस किया था, 5 बार पहले बैटिंग की थी। तो एक पहला मैच छोड़ दें अगर हम बांग्लादेश वाला, तो उसके बाद 7 मैचेस में हमने जब फर्स्ट टाइम बैटिंग करी तो हम 4 मैचेस में कोलैप्स किए। हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कोलैप्स किए, हम नीदरलैंड्स, नहीं वो तो चलो चेस करते हुए थे, इंग्लैंड के अगेंस्ट कोलैप्स किए, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कोलैप्स किए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कोलैप्स किए। तो इतनी हमारी डाइसी बैटिंग उस टूर्नामेंट में चल रही थी। तो अब
उस विकेट पे 260 वाज लिटिल अंडर पार, क्योंकि मोहाली में स्कोरिंग विकेट होती है, बट पाकिस्तान जस्ट नेवर लुक्ड लाइक स्कोरिंग दैट रन. उसका बहुत ब्लेम ना 76 बॉल 56 ऑफ मिसबा को जाता है कि उन्होंने बड़ा स्लो खेला, बट आई डोंट थिंक सो. गलत, मैंने उस इनिंग्स को बहुत डीपली एनालाइज किया हुआ, मल्टीपल टाइम्स स्टडी किया हुआ. आई डोंट थिंक सो उसमें पाकिस्तान कभी भी नहीं लगी कि मोमेंटम बिल्ड कर पाई. उसमें इंडियंस वर ब्रिलियंट, मतलब युवराज, हरभजन, जहीर, एवरीबडी वाज ब्रिलियंट इन दैट इनिंग्स. तो उन्होंने, इंडिया ने, और नेहरा ऑल्सो डिड वेरी वेल. उनकी वेबिंग फट गई थी, फाइनल नहीं खेल पाए थे उस चक्कर में, बट ही गेव हिज एवरीथिंग. तो इंडिया प्लेड वेरी वेल. मतलब 30 रन का मार्जिन था और एंड में थोड़े रन भी खाए थे, बट उस मैच में लग ही नहीं रहा था कभी भी कि, मतलब उस टाइम मुझे लग रहा है कि कम समाउ आई लॉस्ट लिटिल रिस्पेक्ट फॉर अफरीदी एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन ऑल्सो, बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर उन्होंने काफ़ी ब्लेम उस टाइम पे मिसबा पे डाला था. इनफैक्ट उन पे डायरेक्ट ब्लेम नहीं था, मुझे याद है कि पोस्ट मैच के अंदर एक टूर्नामेंट, एक शो था, उसमें शाहिद अफरीदी की छोटी छोटी बेटियां बैठी हुई थी और उन्होंने कहा था आज मिसबा के कारण हम हार गए, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, ये वो. आई डेंट लाइक ऑल दैट. मुझे लगा था यार कि इतने बड़े प्लेयर को ये सब चीज़ें, बिकॉज ऐसा तो है नहीं है कि शाहिद अफरीदी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे. मतलब वो बड़े, उनकी बड़ी सारी वायरल रील्स है, उन्होंने कहा था कि मेरी बेटियां एक बार एक इंडियन सीरियल देख रहे थे, ऐसे आरती के एक्शन कर रहे थे, मैंने टीवी चला के बाहर मारा था, वो दीवार में खुप गया था, ये सब चीज़ें. तो जब इतने डोमिनेंट पर्सन रहे हो तो ऐसा तो है नहीं आपको पता नहीं है कि बेटियां वहाँ कैसे बोलने वाली हैं. तो ऐसे कैप्टन डजंट लुक गुड कि आप ब्लेम उन पर डाल रहे हो. मिसबा की तो हिस्ट्री रही थी बेचारे की पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ, जो मैचेस पिछले गए उनके साथ लिटरली वो कोच कबीर खान वाला सीन था. सच में अगर देखा जाए वो सही बोल रहे हो, वैसे वो हर बार एंड तक ले जाके हार जाते थे. बिल्कुल सही. तो वो कहानी थी. तो इंडिया प्लेड बोल्ड क्लिनिकली. आई थिंक वो पूरे टूर्नामेंट में इंडिया का बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस था बाय सम मार्जिन, बिकॉज चेस करते हुए आपको एडवांटेज है इंडिया में. अगर आप ओपनिंग स्पेल निकाल जाते हो, और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं खोई थी पाकिस्तान ने, उल्टा मिडिल ओवर्स में ज़्यादा खोई थी. स्टार्ट उनकी ठीक हुई थी. तो मुझे याद भी है कि नेहरा को एंड ऑल को पता नहीं हाफिज़ ने रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की थी या कुछ करने की कोशिश की थी, स्वीप मारने की कोशिश की थी और कीपर पे कैच हुए थे. बड़े अजीब अजीब से डिसमिसल्स हुए थे. तो पाकिस्तान सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन दैट और इंडिया रियली बोल्ड वेल. मतलब उमर अकमल को हरभजन ने बहुत प्यारा स्लाइडर पे बोल्ड किया था, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी. वो इंडिया के बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी. मतलब ऑन अ विकेट वेयर इट वाज एन अंडर पार स्कोर, इंडिया डिड रियली वेल. तो फाइनल तक तो दो सबसे बेहतरीन टीमें उस एरा की. अगर ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर 2 कोई टीम थी तो मुझे लगता है वो श्रीलंका थी. 2007 वर्ल्ड कप फाइनल, 2009 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, 2012 वर्ल्ड कप फाइनल और फाइनली 2014 में जीते. तो 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स में तुम फाइनलिस्ट हो. पर उस वक्त हम यही बात करते होते थे कि ये जो सीनियर प्लेयर्स थे इनके, संगाकारा, दिलशान, जयवर्धने, और उसके अलावा बॉलर्स में इनके पास थे वास तो खैर चले गए थे पहले. अगर वैसे एक बात देखें हम, अगर 7 से लेके 14 देखें, इन 7 साल में 7 आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए, उनमें 5 में फाइनल ये खेले. इतना तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खेला. पर ये भी बेचारे क्रंच सिचुएशन में ये भी हार जाते थे, हार देते थे. ये उछाल. और बाकियों में भी ऐसा नहीं था कि सेमीज तक नहीं पहुंच रहे थे. तो मतलब इतनी डोमिनेंट टीम थी ये. बहुत ज्यादा. एक टाइम पे संगाकारा वैसे खेलते थे जैसे विराट कोहली खेलते थे कि इसको आउट कर ही नहीं सकते इस बंदे को, कोई बॉल ही नहीं बनी. विराट कोहली के जैसा संगाकारा थे, तो आपके पास दिलशन थे ओपनिंग में, आपके पास फिर जयवर्धने थे मिडिल ऑर्डर में, आपके पास मुरलीधरन थे फॉर बेस्ट पार्ट ऑफ दैट 2011 वर्ल्ड कप में. फिर आपके पास बीच में वो मेंडिस आ गए थे. फिर आपके पास मिस्ट्री फास्ट बॉलर भी था मलिंगा की फॉर्म में. कुलसेकरा वाज डूइंग वेल. ब्रिलियंट टीम. फिर एक और बहुत ज़्यादा की प्लेयर थे उनके, परेरा नहीं, चमीरा कपूगद्रा. कौन से की प्लेयर थे? वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर टू एवर बैट फॉर देम. तभी तो वो फाइनल भी खेले थे 2011 का. उनका स्टैट रिकॉर्ड था 102 मैचेस में 21 की एवरेज. हाँ, मैंने आपको बताया तो था कि ही इज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स टू एवर प्ले 100 मैचेस. तभी तो मैंने याद दिलाया दोबारा आज आपको. तो आपकी दुखती रख कोई हाथ ये मैंने ही आपको बताया, आपने ही बताया था, तभी मैंने ये बोला. आपने मुझे कहा था इसमें पॉडकास्ट करेंगे. आप ये समझो कि इतना, हाँ ये एक टॉपिक है गाइस, वन ऑफ द वर्स्ट बैट्समैन एवर टू प्ले. ये आईपीएल से पहले यू हैड सेड कि हम इस पे आईपीएल पे ये करें, तभी मैंने आज बात की कि ये चमीरा कपूगद्रा इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भी खेले थे. उनके लेजेंडरी प्लेयर. अच्छा, और मेरे को ये लगा था कि जो चंडीमल है, जैसे चंडीमल जब आए थे, दिनेश चंडीमल,
तो एक बार के लिए बात हो रही थी कि ये नेक्स्ट बड़े player जो हैं। रूट और है, उनमें- ये उनमें इनके था जो भी, रूट उनमें- है नेक्स्ट विराट कोहली उनमें है। था भी गालिबर था पूरा, और उन्होंने ग्लिम्पसेस भी दिखाए पर वो समहाउ कर नहीं पाए कर नहीं उसको पाए somehow। एंड में वो भी ऑलमोस्ट फिर अच्छा उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी बुरी रही थी कि ये लगने लग गया था कि ये भी अब कप्पू गेद्रा ही बनेंगे, कप्पू गेद्रा। क्योंकि कप्पू गेद्रा को भी बहुत हाई रेट करा गया था। वो अच्छे प्लेयर थे, नो डाउट अबाउट इट, वो प्लेयर अच्छे थे पर somehow इतनी- परफॉर्म ही नहीं कर पाए। जैसे इंग्लैंड के लिए उनको बहुत हाई रेट किया गया था इयान बेल को, पर इनबिल्ड स्टिल डिड समथिंग, उनके एक लेजेंड तो रही हैं वो भी, उतने बड़े नहीं है पर जितने फिर बड़े 40s के एवरेज में रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही खत्म हाल था ना, 21 के एवरेज 102 मैचेस के बाद तो किसकी होती है। और आप मतलब अपर मिडिल ऑर्डर में खेलते हो आप, हाँ नहीं, मतलब मिडिल ऑर्डर में होते थे। मिडिल ऑर्डर में फाइनल बड़ा अमेजिंग फाइनल था, वानखेड़े सजा हुआ फाइनल। इस बार जैसे सभी इंस्टाग्रामर पहुंचे हुए थे, उस टाइम पे भी ऐसे ही था, सारे सेलिब्रिटी वहीं थे। टॉस हुआ 2 बार याद हो तो, जिसको लेके राणा तुंगा जी आज भी राणा तुंगा ही बोलते हैं कि ये फिक्स हुआ था, हाँ तुंगा ही बोलते हैं, है ना। पहले टॉस हुआ तो उसमें संगकारा भाई साहब ने कहा मैं तो सुना ही नहीं। फिर बैट फर्स्ट किया, पहले 3 ओवर जहीर ने मेडन डाले थे, तीनों ओवर मेडन। सोचो 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल जहाँ ऑस्ट्रेलिया के पहले ओवर में 16 रन दिए थे वाइड पे वाइड डाल के, और कहा यहाँ तीनों पहले ओवर मेडन। और फिर यहाँ श्रीसंत वापस आए खेलने, क्योंकि नेहरा इंजर्ड थे तो थोड़ा समझ नहीं आता किसे लेके आए, और तो श्रीसंत वॉज नॉट इन दैट रिदम, और इसमें भी फाइनल में उन्होंने खास नहीं कुछ किया था। लकी रहे हैं हमेशा इंडिया के लिए, बिकॉज कहते हैं ना वो कि एक मलयाली प्लेयर रहा है इंडियन स्क्वाड में जब भी इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, तो पॉल विल्सन थे, फिर अपने श्रीसंत रहे हैं, और फिर अपने आगे भाई साहब हमारे संजू सैमसन रहे हैं। तो वो कहानी थी। तो आई थिंक आफ्टर 40 ओवर्स इंडिया वाज वे अहेड, 39-40 ओवर्स में 180 for 5 था। युवराज वाज बॉलिंग ब्यूटीफुली, सब कुछ था। कपू गेद्रा जस्ट आउट हुए थे, और मुझे वो डीआरएस कभी नहीं भूलेगा, बहुत ब्रिलियंट डीआरएस दिया था MS धोनी ने। और 180 पे 5 के बाद लग रहा था कि ये 240 तक का टोटल जाएगा, क्योंकि श्रीलंका की टेल इतनी अच्छी नहीं थी। और उसके बाद आए थे आई थिंक कुलसेकरा आए थे, कुलसेकरा परेरा उसके बाद आए थे। अच्छा, कुलसेकरा पहले आए थे। कुलसेकरा ने 50 रन की पार्टनरशिप करी थी, ओके 30-32 रन मारे थे रन बॉल। तो वही मैं कह रहा हूँ 180 में 5 पर कुलसेकरा खड़े हों तो आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे वैसा होएगा। तो इंडिया ने थोड़ा सा डेथ ओवर्स में उछाला था, और वो भी तब जब बॉल इंडिया में रिवर्स स्विंग करती है, और फर्स्ट इनिंग्स में रिवर्स स्विंग कराना आसान है। तो समाओ जब इंडिया बैटिंग करती थी तो इंडिया डिसमेंटल हो रही थी, और यहाँ जब इंडिया को मौका मिला टोटल कंट्रोल करने का तो उनको रन पड़े अच्छे खासे। तो जब 273 जब फाइनल में स्कोर हुआ था, तो मुझे अच्छे से वो जेस्चर नहीं कभी भूल सकता कि महिला जयवर्धने बड़े खुश होते हुए निकल गए थे। लास्ट बॉल पे चौका या छक्का मारा था उन्होंने, उनको लगा था कि वी हैव डन इट, कि हम टोटल इतने बड़े पे पहुंच गए, ये नहीं चेज होता। और मतलब जबकि विकेट काफ़ी अच्छी विकेट थी बैटिंग के लिए, मतलब सहवाग का बड़ा फेमस जेस्चर है, जो मैं कहा था मैं मिडिल ओवर में विकेट देखी थी, सचिन को देख के कहा था पाटा विकेट है, पाटा मजा आ जाएगा रन मारते। हुआ क्या, पहले दोनों ही निकल गए। वानखेड़े में अगर आपने अभी भी देखा, आईपीएल में भी देखा, 2023 वर्ल्ड कप में भी देखा, वानखेड़े में पहले 10 ओवर में बॉल लहराती है अंडर लाइट्स, तो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट। और सहवाग तो फिर वहाँ सिटिंग डक हो जाते थे, मतलब लहराती बॉल पे तो वो कुछ कर ही नहीं पाते थे। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन जब 10-12 बॉल में 18 पे थे, उन्होंने थोड़ा लो परसेंटेज शॉट वो खेला, कि जब वो आउटसाइड ऑफ स्टंप ड्राइव करने गए, मे बी वो फेस निकाल देते तो वानखेड़े में जब एक बार ड्यू आ जाती है तो फिर बैटिंग करनी बिल्कुल ईजी हो जाती है। और वो 31 for 2 के बाद तो एक बार लगा था, हो गया। yeah, काफी लोगों ने तो टीवी बंद कर दिया था। बिल्कुल सही, एक और मैच, एक और फाइनल हारेगी। और उस एरा में भी ऐसी था, इंडिया फाइनल्स हारती होती थी बहुत। मैं पॉइंट आउट करना भूल गया, फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने एक और बड़ी गलती कर दी थी, वहीं से पलटा मैच, मतलब जो इतना स्कोर बजाए, जो इन्होंने कप्पू गेद्रा को आउट कर दिया। ना करते उसे आउट तो उसकी एवरेज तो उतनी है 21 ही रहनी थी, उसने गेंदे बर्बाद करनी थी, एक आधे सामने बैट्समैन को। वही कुलसेकरा से रन खाए, परेरा से रन खाए। वो परेरा उस टाइम वो वाले परेरा नहीं थे, उसके बाद वो परेरा बने हैं। और 2014 फाइनल में भी उन्होंने ही रन मारे थे एंड में आके। तो इंडिया की तो हमेशा वो थोड़ी दुखती रख रहे हैं। तो उसके बाद फिर विराट कोहली और गंभीर प्लेड ब्रिलियंटली, कुछ क्लोज कॉल्स भी आई थी, रन आउट की बचे एंड ऑल, पार्टनरशिप खींच के लेके गए। फिर जब विराट कोहली आउट हुए, आप सोचो अगर आप MS धोनी एज ए कैप्टन है, आप 104-105 पे 3 देख रहे हैं, आपको पता है 170 रन अभी और पड़े हैं, और मोर देन रनर बॉल पड़े हैं। और हमारी हिस्ट्री रही है कि अगर
गए ऊपर वाले तो टेल किसी काम की नहीं है, तो आप क्या सोचोगे एज अ कैप्टन? और आपको पता है कि अगर एक नेमेसिस है जो ऐसी कंडीशन में मैच पलट सकता है तो वो दो ही हैं, एक मलिंगा और एक मुरलीधरन। और मुरलीधरन जितने बड़े लेजेंड हैं, और उस टाइम तक तो मतलब अलग ही लेवल के लेजेंड थे ना, वो विकेट ग्लास पे भी टर्न करने की कैपेबिलिटी रखते थे। तो उस टाइम पे, और सबको पता है कि अगर किसी बॉलर ने युवराज सिंह को तंग किया है वो मुरलीधरन तो मुरलीधरन है। तो अब बाद में स्टोरीज आई बाहर, जबकि MS धोनी मूवी में कुछ और दिखाया था कि वो सचिन का रिकमेंडेशन था कि लेफ्टी आउट हो तो लेफ्टी जाए, राइटी आउट हो तो राइटी जाए, एंड देन MS धोनी वॉकड इन। और आई थिंक फाइनल का प्रेशर, मोर देन रन अ बॉल, खतरनाक श्रीलंकन बॉलर्स, और पता है पीछे की बैटिंग ऐसी है कि कुछ नहीं भरोसा, वहाँ वो इनिंग्स खेलना 91 ऑफ 79, हैट्स ऑफ। और तभी जब वो गंभीर 97 पे एक लो परसेंटेज शॉट खेल के आउट हुए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाद में मैच में उन्होंने बोला भी था कि वांटेड गंभीर टू फिनिश द मैच, क्योंकि इंडिया की तो हिस्ट्री रही थी ना कोलैप्स होने की पूरे वर्ल्ड कप में। तो 54 रन जब चाहिए थे और 4 विकेट्स जब उड़ी, तो वो 6 विकेट भी इंडिया की ऐसी हो सकती थी। तो ऐसा नहीं था कि इंडिया को कोलैप्स। और मुझे याद है, मैंने उसको भी बहुत बार देखा हुआ है, दैट वाज वन, अगर किसी को रॉ फुटेज मिले तो वो देखना, उस 40-50 रन की। एक बार युवराज ऑलमोस्ट रन आउट होने लगे थे तो MS धोनी चीख पड़े थे उनके ऊपर बुरी तरह। वो बहुत टेंस मोमेंट्स, क्योंकि MS को पता था कि यहाँ कुछ हमने जो ऑस्ट्रेलिया मैच में उछाला था, फुल टॉस पे कैच, रन आउट, ऐसी गलतियां कर दी, तो यहाँ भी मैच पलट सकता है कि हमारे पीछे के धुरंधरों में ये कैपेबिलिटी है। और वो बहुत इंटेंस उन्होंने किया था, क्योंकि मलिंगा वैसे एक बॉलर हैं जो वो कर सकते हैं। मलिंगा ने 2007 वर्ल्ड कप में 5 रन चाहिए थे, 5 विकेट पे भी साउथ अफ्रीका रोन दी थी ऑलमोस्ट, जब 4 बॉल्स में 4 विकेट ली थी। तो मलिंगा इज दैट गाय जो टेल तो ऑलमोस्ट एक ओवर में खत्म कर सकते हैं। अनप्लेबल है, उनकी यॉर्कर्स तो अलग ही, और यॉर्कर में तो विकेट भी नहीं चाहिए ना आपको, पिच भी नहीं चाहिए। और जो उन्होंने यॉर्कर में भी जो स्लो यॉर्कर निकाली थी वो तो डेडली है। और मुझे याद है जो उन्होंने मलिंगा को खेला था उस इनिंग्स में, मतलब क्या, मतलब आई थिंक वो होबार्ट की विराट कोहली की इनिंग से पहले का एग्जांपल था कि मलिंगा को खेलना कैसे है। पूरे ऐसे बैट के बेंड हो कि उन्होंने इतना, मतलब उन्होंने इनटू द गेम होके खेला था, बिकॉज इंडिया हैड द कैपेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिसमेंटल्ड एट दैट टाइम। पूरे वर्ल्ड कप हम वो करते आए थे 33 पे 7, और अच्छी टीम्स के अगेंस्ट तो हम हर बार कोलैप्स किए हैं। मतलब हमारी टेल को समहाउ मिनोज के आगे चांस नहीं मिला क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर ने बचा लिया, बट अच्छी टीम से अगेंस्ट तो हम हर जगह कोलैप्स कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोलैप्स नहीं करे क्योंकि वही मिडिल ऑर्डर ने बचा लिया, अदरवाइज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट हम कोलैप्स करने की कैपेबिलिटी दिखा चुके थे। ये जो पैटर्न है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोगों को याद भी होगा। ये पैटर्न फॉलो करा था हमने, और दिल से फॉलो करा हमने, ये पैटर्न दिल से फॉलो किया, इसलिए वर्ल्ड कप की वो इनिंग स्पेशल है, इसीलिए उस इनिंग्स के लिए क्रेडिट मिलता है। वैसे एक इंसान जो कैप्टन है, जिसने खुद इतने अंडर प्रेशर पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं किया, उसने, जैसे हम विराट कोहली की 70 ऑड को इतनी वैल्यू देते हैं, वैसी सी इनिंग्स थी, तो वो लेजेंडरी नॉक तो है ही है। ऐसे लोग देखो किसी की इतनी तारीफ नहीं करते हैं, तो वो नॉक अगर ना आती तो शायद इंडिया वो फाइनल ना जीतता। इसीलिए 97 पे आउट होने के बाद भी गंभीर को फाइनल में मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, बिकॉज इंडिया हैड दैट एबिलिटी टू कोलैप्स। तो उनको वो मैच फिनिश करके आना था, करके आते हैं। ये भी बात कहते हैं कि अगर उनकी सेंचुरी भी हो जाती तो भी मैन ऑफ द मैच वो बनते क्योंकि वो बहुत फर्क पड़ता है। अब 94 नहीं, सेंचुरी होती तो और 30-40 रन ही रह जाते ना, तो अब और क्लोज ओके निकलते, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। अगर फिनिश करते फिर तो वो मतलब वर्ल्ड कप हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स की तरह हमेशा रैंक होता है, अभी भी होती है वन ऑफ द बेस्ट, तो फिर अलग उसका फैन फॉलोइंग होता, अलग उसका फैन बेस होता। पर हाँ ये था कि ये मैच एंड जब वही आखिरी के 10-20 रन रह गए, परेरा को आगे बढ़ के तुम ऐसे कट मार के बोल्ड हो रहे हो, नो डाउट ही प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, मतलब वो नॉक ना होती तो इंडिया वहां तक पहुंचता भी ना। और बहुत स्ट्रगलिंग नॉक, बहुत अच्छी इनिंग्स थी, मतलब बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स थी, हैट्स ऑफ टू हिम। बट वो एक जो रीजन जिसके कारण उनको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, और जिसके कारण थोड़ा MS धोनी ने एंड में उनको क्रिटिसाइज भी किया, जिसके कारण उनके बीच में थोड़ी सी फिर रिफ्ट भी बढ़ी, वो इसीलिए था बिकॉज इंडिया हैड द हिस्ट्री ऑफ कोलैप्सिंग मल्टीपल टाइम्स इन दैट टूर्नामेंट, और इंडिया फाइनल में उछाल सकता था। और मलिंगा की यॉर्कर्स के अगेंस्ट और मुरलीधरन की उस मास्टरी के अगेंस्ट इट कुड हैव हैपेंड। मुरलीधरन की परफॉर्मेंस कैसी थी वैसे
इस फाइनल में? देखो जब बॉल ड्यू में आ जाती है ना तो स्पिनर्स के लिए ग्रिप करना, फिंगर स्पिनर्स के लिए हाँ, ग्रिप मेरे करना को तो बहुत मुश्किल यहाँ होता तक मुझे याद है कि वो काफी नलीफाई हो गए थे। है। नलीफाई करने का मेजर रीजन था MS धोनी की कैपेबिलिटी। MS धोनी वाज अ ब्रिलियंट प्लेयर ऑफ स्पिन। MS धोनी ने पूरी इनिंग्स में मुरलीधरन को आगे बढ़ के छक्के चुक्के नहीं मारे थे, उनको बैकफुट पे खड़े रहे थे। और जब मुरलीधरन थोड़ा शॉर्ट करने शुरू हुए थे तब उन्होंने अपनी बैट स्पीड से रन निकाले थे। MS धोनी और हार्दिक पांड्या की जो खासियत है, उनकी बैट स्पीड वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो वो जब पंच भी मारते हैं तो वो बॉल ट्रैवल करती है। तो पहले वो इधर उधर सिंगल मैनूवर करते रहे मुरलीधरन को कि मैंने बिल्कुल भी रिस्क शॉट खेलना ही नहीं है। और जब वो थोड़े शॉर्ट होने शुरू हुए तो उन्होंने खड़े खड़े फिर कट और पंचेस मारने शुरू कर दिए गैप्स में। तो दैट इज ब्रिलियंट, क्लासिकल एग्जांपल कि एक क्वालिटी स्पिनर को कैसे खेलना चाहिए। मतलब तभी इस इनिंग की इतनी बात होती है, और वो भी फाइनल जैसे प्रेशर में करना। और मुरली के अगेंस्ट उनका पहले भी अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, तो ऐसा नहीं था उनको खेलना नहीं आता था मुरली को। जो लास्ट छक्का, लास्ट बॉल, मतलब लास्ट बॉल तो नहीं थी खैर, मैच तो ऑलमोस्ट जब 10-15 रन रह गए थे तब तो कंफर्म हो गया था कि जीत गए, है ना। कोई क्लोज नहीं जा रहा मैच, कंफर्म हो गया था कि अब यहाँ से तो नहीं गिरेंगे, अब यहाँ से तो अब इतना बुरा तो नहीं है कि यहाँ से भी वो पूरा क्रैकडाउन आ जाए टीम पे, सारे के सारे प्लेयर्स उड़ उससे जाए। पिछले ओवर में मलिंगा ने 2 अच्छी स्लो यॉर्कर्स की थी, उसको MS धोनी ने ऑलमोस्ट नीचे बैठ के चौके मारे थे। वो वहां से दिख गया था, वहां से दिख गया था कि अब नहीं हो सकता कि सबसे इनका मेन बॉलर है उसको नलीफाई कर दिया है। और उन्होंने भी, उनके भी चेहरे दिख रहे थे कि हो गया डन, वर्ल्ड कप इज डन फॉर देम। बिल्कुल से। तो तब भी जो लास्ट बॉल पे 6 बजा, वो लास्ट बॉल कह रहा हूँ, जो लास्ट 6 बजा, वो आइकॉनिक मोमेंट हो गया था। वो आइकॉनिक मोमेंट इसलिए था बिकॉज दैट वाज अ स्टेटमेंट की तब तक MS धोनी ने अपने आप को कंट्रोल किया था। उन्होंने एक कट का छक्का मारा था पॉइंट के ऊपर से, बहुत प्यारा। अदरवाइज उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे कोई, ये बहुत कंट्रोल्ड इनिंग्स थी, बहुत रिस्क फ्री इनिंग्स थी, जो कि धोनी जाने नहीं जाते जिसके लिए। बिल्कुल सही, उस टाइम तक तो नहीं जाने जाते थे। तो इसलिए वो एक छक्का स्टेटमेंट भी था कि आई टुक मतलब रिस्क व्हेन आई न्यू कि मैच अब मेरी झोली में। इट वाज अ स्टेटमेंट कि मेरे पास ये गेम थी तो मैंने इसे लॉकर में रखी हुई थी। तो बहुत सारी चीजें हैं उस, वो मल्टी लेयर्ड शॉट है वो भी एक बहुत, इसीलिए उसकी इतनी बात होती है। तो छक्के ने मैच नहीं जिताया था, उस छक्के को लॉकर में रख के जो बैठे हुए थे MS धोनी, उसने मैच जितवाया था। ये इस बात पे बनेगी रील। ये क्या डायलॉग मारा है सर आपने, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो क्या कहना चाहेंगे 2011 वर्ल्ड कप? यार रोया था मैं खड़ के चेयर के ऊपर। सतलुज क्लब में हमने देखा था मैच, आप भी वही थे, मैं भी वही था, और रोए थे हम खड़ के। ऑब्वियसली उस टाइम तक आपको मैं जानता नहीं था, उसके एक हफ्ते बाद हम मिले थे फर्स्ट टाइम लाइफ में वर्ल्ड कप के। 2011 में मिले हम पहली बार। तो बट कोइंसिडेंटली वी बोथ वर देयर इन दैट सतलुज क्लब। मैं तो सीट पे खड़ के रोया था, बारिश भी होनी शुरू हो गई थी, याद होगा। तो बारिश भी, आसमान भी रोया था, मैं भी रोया था। आप ये समझो कि, पर मेरे को इतना याद है कि जो सेमीफाइनल हुआ था, मैच में बारिश नहीं हुई थी, लुधियाना में बारिश हुई थी। हाँ, इंडिया पाकिस्तान में जो मैच हुआ था और जो इंडिया जीती थी, उसके बाद तो पूरा लुधियाना सड़कों पे था। और फाइनल के बाद तो और था, फाइनल पे तो होना ही था ना। चलो फाइनल जीत गए, पर उसके बाद तो पक्का याद है मेरे को कि पाकिस्तान वाला तो मेरे को याद है। फिर फाइनल तो जब जीतते हैं तो ऑब्वियसली बाहर फाइनल वाले दिन तो कुछ और ही लेवल का वो कुछ और बात हो जाती है। तो पूरा इंडिया ही बाहर था, तो इतने सालों बाद वर्ल्ड कप। और मेरे को याद है तब ना ऐसे शौक होते थे लोगों को कि स्क्रीन लगानी, अपनी गली में स्क्रीन लगानी है। सबको होता था। तो सबको शौक होता था कि हमारी तो मेरे को याद है ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, पाकिस्तान वाला मैच और ये फाइनल मैच। और इंडिया सोचो सबसे 3 तगड़ी टीमें अपने नॉकआउट्स में हराई हैं। उसके बाद एक और तगड़ी टीम जो बच गई थी तो साउथ अफ्रीका थी। वहां तो बिल्कुल चलो कोलैप्स ही हो गया, अदरवाइज वो मैच भी हम जीत जाते। तो बहुत ही बढ़िया मैच था। तो टूर्नामेंट अच्छा शुरू नहीं हुआ, पर इंडिया ने एंड बहुत अच्छा किया। हमने सारा वर्ल्ड कप याद दिला दिया, मजा आ गया। और उसमें क्या और उसमें वही बात है कि युवराज कितनी इंपॉर्टेंट थे, सचिन कितने इंपॉर्टेंट थे, और MS धोनी की फाइनल इनिंग्स, गंभीर की इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, विराट कोहली की कहानी, सबसे ज़्यादा बड़ी बात जहीर खान। आफ्टर आई थिंक अगर युवराज को और डिजर्व करता था मैन ऑफ सीरीज तो वो जहीर ही थे। थ्रू आउट 21-22 विकेट ली थी उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में। तो थ्रू आउट उनका भी ड्यू है, उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं। मुझे लगता है फाइनल में उतनी मार ना पड़ती, एंड में जो स्लॉग ओवर्स में पड़ी थी तो शायद परेरा ने मारे थे, जो परेरा ने भी मारे थे, महिला ने भी मारे थे, कुलशेखरा ने भी मारे थे, सभी ने मारे थे। तो अगर वो ना पड़ती तो क्योंकि 10 ओवर में उन्होंने 60 रन खाए थे, 2 विकेट्स ली थी, तो 3 ओवर पहले मेडन थे, तो मतलब सोचो कि लास्ट के 5 ओवर में तो ऑलमोस्ट 50 रन खाए होंगे।
तो 5 ओवर 50 को सहरा में बहुत बड़ी बात होती थी, वो भी जब बॉल रिवर्स स्विंग कर रही है। तो वो अगर ना हुआ होता तो शायद युवराज से भिड़ भी जाते सेमीफाइनल और ये मैन ऑफ द सीरीज के लिए। पर ठीक है, मतलब युवराज की भी युवराज बहुत- तो चलो यार, फिर उन्हें 300 प्लस रन, इतनी विकेट्स, वो तो लगी 18 विकेट्स थी या 15 विकेट्स थी। हाँ 15 के आसपास विकेट्स थे, आई थिंक 5 विकेट हॉल भी तो था। हाँ वो तो अलग टूर्नामेंट था उनका। प्लस यार क्या बाद में पता चला जब उनको कैंसर में खेले, तो और बड़ी बात हो गई थी। वो कैंसर में यार ऐसा परफॉर्मेंस देना, लोग भूल गए उन्हें, काफ़ी लोग जानते नहीं है कि ऐसी परफॉर्मेंसेस भी हुई हैं। वो अपने एरा के हार्दिक पांड्या थे, मतलब उससे डेफिनेटली बहुत बड़े प्लेयर थे, तो उन्होंने भी वही किया कि की मोमेंट्स पे विकेट्स, की मोमेंट्स पे रन्स मारे इंडिया के लिए, जो अब कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। उनका थोड़ा और देखा जाए तो हार्दिक पांड्या भी ऑलमोस्ट वैसे से ही, मतलब इन अ डिफरेंट वे, पर उनका मेंटल हेल्थ जो थी वो कितनी ज़्यादा बुरी थी। बुरी थी, बिल्कुल सही। उस हेल्थ और मेंटल हेल्थ का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। फिजिकल हेल्थ में एटलीस्ट आप पैचेस ले सकते हो कि ठीक है आपके पेन है, आपने गोली खाई, आप आ गए। जैसे ऑब्वियसली यार वो युवराज मतलब युवराज ने भी जो करा वो तो भी अलग हो जाती अरे है। वो भी तो खून की उल्टियां, वो मैं वो नहीं कह रहा हूँ वो कम है, पर मैं वैसे कह रहा हूँ कि तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी खत्म हो वो जाती तो है। सब खत्म हो जाता है। इतनी डिहाइड्रेटिंग एनवायरनमेंट, उस टाइम पे तो इतना उमस वाला मौसम होता है। हाँ कितने मैचेस में तो युवराज बिल्कुल खत्म हो जाते थे, तो बुलाते थे वो बिल्कुल सही। कि भाई पानी दो या ये सब करो। नहीं वो तो आई थिंक मतलब युवराज कंप्लीट जो उन्होंने एक ऑलराउंडर वाली उनकी कहानी थी, उन्होंने वो दिखाया है। और उसके बाद हमें दोबारा वैसा ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या नहीं दिखाया अभी भी, नॉट ऑफ दैट लेवल, बट येस। तो इस फाइनल में वही मिसिंग था 2023 में। नहीं तो जितनी रूथलेस क्रिकेट इंडिया 2023 में खेली है उसके तो आज आसपास तक भी तो ने कभी नहीं खेली ये, किसी ने भी नहीं। ये तो 2003 वर्ल्ड कप वाली ऑस्ट्रेलिया लग रही वो थी। भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने भी उस मैच में बड़े रो के मैचेस भी जीते हैं। अच्छा 2007 वाली ऑस्ट्रेलिया से तुम कंपेयर फिर भी कर सकते हो कि हाँ कि वो बिल्कुल रूथलेस जैसे वो क्रिकेट खेले थे, वैसी क्रिकेट थी वो। खैर इस T20 वर्ल्ड कप में भी खेली है इंडिया रूथलेस। हाँ खेली है, बट वो है कि 2023 में और था मजा। फाइनल जीत जाते तो अलग कहानी होती। वो जीत जाते तो ऐसे लगता कि जैसे फिक्स्ड था वर्ल्ड हाँ कप। बट ये भी फिर लोगों ने बहुत बकवास करनी थी। ठीक है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। 11 की याद करके अब थोड़े दिल खुशी हो गया। हाँ सो आई होप गाइज आपको मज़ा आया होगा। मेरे को भी बहुत मज़ा आया, सारा वर्ल्ड कप याद आ गया पूरा। एंड एक कहानी है 2011 वर्ल्ड कप की जो सर ने समझाई है कि लास्ट वाले ओवर्स में क्या करते थे हम। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट 7-8 बार सर एक ही बात बोल चुके हुए हैं। हरकतें ऐसी थी इंडिया की। तो मेरे को लग रहा है जो यहाँ तक पहुँचे हैं उनको ये बात पता लग गई है कि ये 2011 वर्ल्ड कप कितना इंटरेस्टिंग है। तो जाओ इसके हाइलाइट्स देखो एंड एंजॉय करो, क्योंकि मुझे लगता है भूल गए हैं लोग। बिल्कुल सही, लोगों को लगता है बड़ी इजी सी बल्कि विक्ट्री मेरे को थी। ना 83 वर्ल्ड कप ज़्यादा याद था 2011 वर्ल्ड कप, क्योंकि मैंने 83 मूवी देख ली थी। बिल्कुल सही, इस पे अभी मूवी बनती है। इस पे भी बनती है मूवी, इस पे मूवी बननी चाहिए। एक तो ना जो MS धोनी मूवी थी वो दैट वाज मोर अराउंड लव स्टोरी, नॉट अराउंड क्रिकेट। हाँ सेकंड हाफ, सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ वाज ब्यूटीफुल। फर्स्ट हाफ तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट। वो तो करियर बन रहा था ना, तो प्यारा था यार, बहुत प्यारा था। वो तो फर्स्ट हाफ वन ऑफ द बेस्ट, सेकंड हाफ वन ऑफ द वर्स्ट था वो क्रिकेट नहीं था ना उसमें। सेकंड हाफ में बिल्कुल अगर सही। वो मसाला बॉलीवुड मूवी बन गई थी second half बॉलीवुड में। ज़्यादा हो गई थी, पहली बीवी पहली गर्लफ्रेंड मर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सारी कहानियां। तो एनीवेज वो मूवी का नाम MS धोनी लव स्टोरी था, तो आप क्रिकेट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे। ट्रू स्टोरी नहीं था, लव स्टोरी था। लव स्टोरी था। बिल्कुल सही। तो मज़ा आ गया सर, मेरे को तो Same बहुत है। मज़ा आया। आई Same होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। आपको आया मज़ा सर बताते हुए? डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। ये आपने इसके ऊपर रिसर्च करी है, आपके दिमाग में पहले था यही पैटर्न था? पैटर्न्स थे पर ऑब्वियसली एग्जैक्ट नंबर्स एंड ऑल के लिए तो एक बार थोड़ा सा मैंने थोड़ी चीज़ें दोबारा देखी थी कि हाँ यार क्या चल रहा था, क्योंकि इमेज तो बनी हुई थी, वो वर्ल्ड कप बहुत क्लोजली फॉलो किया है। तो ये कहानियाँ हुई हैं तो अच्छे से पता थी कि ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। और इंग्लैंड के अगेंस्ट और साउथ अफ्रीका अगेंस्ट कोलैप्स में भूल ही नहीं सकता। 29 for 9 तो मुझे मतलब वो फिगर हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी। मेरे को ऐसे है कि मेरे को तो सिर्फ लास्ट 3 मैच ही याद है, उससे पहले वाले मुझे मैच बिल्कुल उस भी याद एरा नहीं में है। डेल स्टेन वाज अनप्लेएबल और उन्होंने उस इनिंग्स में दिखाया 29 पे 9 यार, 267 for 1 के बाद कौन कोलैप्स होता है ऐसे। वो एरा नहीं थे, वो 90s वाली क्रिकेट नहीं थी, उन्होंने वो 90s वाली क्रिकेट दिखाई थी उन्होंने उस मैच में। बोल के आउट किया था उन्होंने अपने रिवर्स स्विंग से। मज़ा आ गया सर। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है, चलो जाते जाते एक आधा पॉइंट ये भी कर लेते हैं डिस्कस, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो
रिवर्स स्विंग को हमने एलिमिनेट कर दिया है काफ़ी हद तक, वो वापस आनी चाहिए, हमें दोबारा से वन बॉल पे आ जाना चाहिए। वो रीज़न इसीलिए एलिमिनेट कर दिया कि फिर आपको ड्यू को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, कि फिर कहीं ना कहीं वो बैटिंग टीम के बहुत ज़्यादा फेवर में आ जाता है मैच। बैटिंग सेकंड बैट क्योंकि अब सेकंड बैट में चेज एबिलिटीज और बढ़ गई हैं पहले से, बहुत बेटर हो गए हैं टीम्स गॉट इट इन चेजिंग। तो वो फिर आप सोचिए ना, आप कहीं ना कहीं सेकंड बैट वालों को मजे है ना, फर्स्ट में आपको रिवर्स स्विंग पूरी मिल रही है, सेकंड में आपको ड्यू मिल रही है, तो बहुत अनड्यू एडवांटेज आता था फिर। तो जिनके पास बेसिकली अच्छे स्विंग बॉलर्स वो पहले 10-12 ओवर की स्विंग को हैंडल करने के लिए नहीं थे, वो टीम्स तो फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ इक्वेशन हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है शायद था। और ऑब्वियसली यार बैट्समैन के रन देखने आ रहे हैं, 29 पे 9 देखने तो लोग नहीं आ रहे हैं, वो भी रीज़न है। थोड़ा बैलेंस चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। तो आप मानते हैं सही है बैलेंस अब जो चल रहा है? अभी तो नहीं है, अभी तो तभी तो वनडे क्रिकेट खत्म होने के कतार पे पहुंच गई है, कि रीज़न यही है कि इतना ज़्यादा स्क्यूड मैचेस हो गए हैं कि अगर उससे एक फर्क ये भी तो आ गया ना कि जो फर्स्ट वाली टीम अगर 450 रन मार दे तो मैच वैसे ही खत्म हो जाता है, जो बहुत होने लग गया है। पहले लास्ट 15-15 ओवर में इस वर्ल्ड कप में 2023 में 200-200 रन भी देखे हैं। साउथ अफ्रीका ने तो हर बार जब पहले बैटिंग की है लास्ट 15 ओवर में पागल ही हो जाते थे वो, रिवर्स स्विंग के अगेंस्ट थोड़ी हो पाते वो। तो ये भी तो नुकसान है कि मैचेस ज़्यादा वन साइडेड हो गए हैं। अब कोशिश में कह रहा हूँ सही थी, पर एग्जीक्यूशन बहुत पुअर हुआ। पर अब ये 25-25 ओवर होते हैं एक बॉल से, 25-25 नहीं होते हैं। हाँ मतलब हाँ, क्योंकि हाँ दोनों एंड से सेम अलग बॉल चल रही होती है, अलग अलग बॉल, तो 25-25 ओवर चल रहे होते हैं। अभी रिसेंटली इंजमाम ने बोला था कि हम छेड़छाड़ कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में, है ना, T20 की। ये कैसे रिवर्स स्विंग करा पा रहा है, बुमराह कैसे करा पा रहा है ना, क्योंकि 20 ओवर तो हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि 25-25 ओवर जो डल रही है बॉल, उसमें नहीं हो रही रिवर्स स्विंग, और यहाँ पे बुमराह 16वें 17वें ओवर में लग गई थी। अब अहमदाबाद वाले मैच में जो वर्ल्ड कप 2023 था, मैंने पहले भी बात की थी, उसमें जो शादाब को बोल्ड किया था उन्होंने रिवर्स स्विंग भी बोल्ड किया था। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास स्किल है वो नहीं कर पा रहे। और अगर आप 2024 वर्ल्ड कप में जो फाइनल की बॉल थी जो रिवर्स स्विंग एंड में होनी शुरू हो गई थी, उसे अगर आप देखोगे, जो स्काई वाला कैच है, स्काई वाले कैच की जूम पिक्चर्स आपको नेट पे मिल जाएंगी, उसमें उनके हाथ में जो बॉल है क्लियरली दिख रहा है कि एक साइड शाइन मेंटेन्ड, एक साइड शाइन नहीं है। तो ये टेम्परिंग नहीं है, ये तो आर्ट होती है। मतलब पाकिस्तान तो छील देता था ना उंगलियों के नॉल से, उन्होंने तो बड़े तरीके से उस बॉल को मेंटेन किया है। कहीं ना कहीं ये भी एक स्किल है जो पूरी टीम को सिखाया जाता है कि कैसे बॉल को वो बनाना है। देखो बॉल अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो फिर तो रिवर्स स्विंग हो ही नहीं सकती, जो मर्जी कोई कुछ कह ले। तो ये तो डेफिनेटली एक आर्ट है। पाकिस्तान तो नेल्स मार मार के छील देता था। अफरीदी के तो ऐसे बॉल खाते हुए की फोटोज हैं, तो बहुत कुछ छाया उन्हें तो। ऐसे क्या दांत गड़ा देते हैं वो बॉल के अंदर, बड़ा कुछ ही करते थे यार वो तो, एक साइड की रफनेस और नॉल को चेंज करने के लिए। तो इंडिया ने तो बड़े तरीके से, अगर आप देखो उसकी इमेजेस को, और जैसे एक वो भी चीज करते थे कि बॉल की सीम मतलब उसको निकाल देते थे, क्या करते थे? नहीं, उसकी बॉल की सीम के साथ भी तो छेड़छाड़ करते हैं ना। करते थे, काफी कुछ होता था। तो उससे होता क्या था कि टप्पा जब पड़ती थी तो बॉल हिल जाती थी ज्यादा। हाँ मतलब ऑब्वियसली आपकी थोड़ी पेस पे नहीं आएगी बॉल, कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। वही बात है कि दिमाग प्रोग्राम्ड है कि बॉल टप्पा पड़ेगा ऐसे आएगी, और वो थोड़ा सा भी अब उसमें ऑल्टर कर दो तो वो हिल जाएगी, और उतने में ही बैट्समैन आउट हो जाता है। बिल्कुल सही, या उतने अच्छे से शॉट नहीं टाइम कर पाता जो एक्सपेक्टेड होता है। गॉट इट। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थक गया हूँ भाई मैं ये बात बोल बोल के, पर आप भी सुन लो ये बात। एंड टेलीग्राम पे फॉलो करो हमें, टेलीग्राम पे आओ। बाकी प्लीज़ सजेशंस बताते रहो, कमेंट्स नीचे देते रहो, क्या है क्या नहीं है। आपका अपना चैनल है, ठीक है, आप अपने हिसाब से चलाओ, जैसे आप लोग बोलोगे हम वैसे चलाएंगे। बाकी दीपक सर तो हैं ही हैं, वो आप लोगों की जितने भी सजेशंस होती हैं उसको बहुत ही अच्छे से लेते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि वो एक, मेरे को याद, एक वीडियो हमें करनी है जिसमें क्रिकेट के बारे में बात नहीं करेंगे हम, जिसमें हम बात करेंगे जो हमें कमेंट्स आते हैं उसके बारे में। डेफिनेटली वो तो करना ही करना है, वो करना है, वो मेरा बड़ा मन है, वो उसमें मेरे को लग रहा है फर्स्ट एम्पायर रोस्ट। हाँ, फर्स्ट एम्पायर रोस्ट करेंगे, प्रीटी क्रिकेट रोस्ट शो पक्का करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू।